हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो सबसे पहले देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, व्हाट आर द इश्यूज इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है, सपोज गवर्नमेंट कोई बड़े पैमाने पे अगर गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, सपोज रोड बनाना है, ब्रिज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा, किसी भी तरह का अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट की अपनी ऊपर ले ले। सपोज रोड बनाना है तो गवर्नमेंट बोलेगी कि फाइनेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे, रोड को बिल्ड भी हम करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम भी हम देखेंगे, ऑपरेशन मेंटेनेंस सब काम जो है हम देखेंगे। एक ये ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। दूसरा क्या ऑप्शन है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट का प्राइवेट सेक्टर कोई प्राइवेट पार्टी को सौंप दे कि तुम जो है तुम ही फाइनेंस प्रोवाइड करो, तुम ही रोड को कंस्ट्रक्ट करो, तुम ही मेंटेन करो, ऑपरेट करो, जो टोल टैक्स कलेक्ट हो रहा है तुम अपने पास रखो, रोड का जो ओनरशिप है वो भी तुम अपने पास रखो। एक ये ऑप्शन है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को दे दे। तीसरा क्या ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी आपस में मिलके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। आपस में मिलके मतलब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। ये सिर्फ बोल के नहीं हो रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, नहीं, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, एक लीगल रिलेशनशिप है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। सपोज रोड बनाना है तो गवर्नमेंट क्या बोल सकती है, गवर्नमेंट बोल सकती है कि फाइनेंस जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं रोड के लिए, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम तुम देख लो, प्राइवेट पार्टी को बोल सकती है। या फिर गवर्नमेंट बोल सकती है कि फाइनेंस प्राइवेट पार्टी तुम प्रोवाइड कर दो, कंस्ट्रक्शन का काम, ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम हम देख लेंगे। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है प्रोजेक्ट के वो एग्रीमेंट में मेंशन रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है पीपीपी देख लेते हैं। PPP is a mode of providing public infrastructure and services by government in partnership with the private sector. It is a long-term arrangement between the government and the private sector entity for provision of public utilities and services. Public-private partnership involve collaboration between the government agency and the private sector company that can be used to finance, build and operate projects such as public transportation networks, parks, etc. Both parties agree to share responsibility. तो पता होता है कौन क्या, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पता होता है, वो एग्रीमेंट में मेंशन रहता है कि कौन जो है फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, कौन कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम देखेगा, ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में मेंशन रहती है। देयर इज अ वेल डिफाइंड एलोकेशन ऑफ रिस्क बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक एंटिटी। रिस्क का भी पता होता है कि कौन कितना रिस्क उठाएगा, प्राइवेट सेक्टर कितना रिस्क उठाएगा, गवर्नमेंट कितना रिस्क उठाएगा, सब चीज़ें जो है एग्रीमेंट में पहले से मेंशन रहती है। तो देखो, तो पीपीपी क्या है, इट इज़ अ लीगल रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बोला कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, एक लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ये पीपीपी प्रोजेक्ट के, जो भी प्रोविजंस है वो किस में मेंशन रहता है, वो एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। वो एग्रीमेंट का नाम क्या है, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, फॉर्म्स द कोर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। द एमसीए स्पेल्स आउट द पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पीपीपी प्रोजेक्ट। तो रेगुलेट कौन करता है पीपीपी प्रोजेक्ट्स को इंडिया में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। अब क्या ज़रूरत है पीपीपी की, क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट को प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व करने की, अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, अकेले भी तो कर सकती है गवर्नमेंट, तो क्या ज़रूरत है प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व करने की, अभी हम लोग वो देखेंगे। नीड ऑफ पीपीपी। देखो, बहुत बार ऐसा नोटिस किया गया है कि गवर्नमेंट, अगर सिर्फ गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है तो वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक, तो डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एक बहुत मेजर इशू है। अगर सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अगर सिर्फ गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो उसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जब गवर्नमेंट ने सरदार सरोवर डैम का काम लिया था तो उसको बनने में 50 साल लग गए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जब गवर्नमेंट काम लेती है तो उसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा क्या इशू है, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। ठीक है, अगर सिर्फ गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है तो उसमें पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रही है, सपोज गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया कि तुम जो है नेशनल हाईवे बनाओ।
अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर का मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो वो क्या करेगा, वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। सपोज गवर्नमेंट ने काम दिया कॉन्ट्रैक्टर को कि तुम नेशनल हाईवे बनाओ, तो वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के चक्कर में, प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में वो क्या करेगा, चीप क्वालिटी, लो क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज़ करेगा। जैसे नेशनल हाईवे बना रहा है तो वो लो क्वालिटी सीमेंट यूज़ करेगा, लो क्वालिटी स्टील यूज़ करेगा। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से रोड की जो स्थिति है वो कुछ समय में ही खराब होने लगेगी। तो पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, अगर सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो बहुत बार ये भी नोटिस किया गया है। जब प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व होती है तो ये सब चीज़ें नोटिस नहीं की जाती। क्यों, देखो जब प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना टाइम में ख़त्म करना है। तो प्राइवेट पार्टी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर एक बर्डन है कि प्रोजेक्ट को इतने टाइम में कंप्लीट करना ही है। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट में है वो ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट पार्टी जो है कभी भी जितना मन चाहे उतना साल लगा रही है, नहीं, जितना एग्रीमेंट में मेंशन है उतने टाइम में तो प्राइवेट पार्टी को वो प्रोजेक्ट को खत्म करना होता है। तो डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट का ये इशू तो रहता नहीं है जब प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है। तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये एक एडवांटेज है जब प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है। और क्या, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी भी इंप्रूव होती है। क्यों, क्योंकि देखो जब प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है तो उसको पता है कि अगर वो अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगी तो कल को जाके गवर्नमेंट जब उसको फीस दे रही है, जब कमीशन दे रही है, तो वो काट लेगी। क्योंकि गवर्नमेंट तो परफॉर्मेंस देखेगी, गवर्नमेंट क्वालिटी देखेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टी को अगर काम दिया है तो वो देखेगी ना कि वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप की है, उसका क्वालिटी ठीक है कि नहीं। तो इसलिए प्राइवेट पार्टी क्वालिटी का ध्यान रखती है, उसको पता है कि उसको प्रोजेक्ट को जो है टाइमली कंप्लीट करना है। तो ये सब इश्यूज तब नहीं आते हैं जब प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है। तो देखो नीड ऑफ पीपीपी में, to improve the quality of service at lower cost besides attracting private capital to fund public projects। अब जब प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है तो वो अपने साथ एक्सपर्टीज, अपना मैनेजेरियल जो भी स्किल है वो लेके आती है, अपना जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आती है। तो देखो इंक्रीज एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट पार्टनर, एक्सेस टू लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। और क्या रीजन हो सकता है प्राइवेट पार्टी को लेने का, द गवर्नमेंट इज शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। देखो प्रेजेंटली more than 100 lakh crore investment is required to finance the infrastructure in India। अब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या गवर्नमेंट के अकेले के बस का है, नहीं। तो जब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि थोड़ा बहुत जो है फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए फ्रॉम दी प्राइवेट पार्टनर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। तो ये हम लोगों ने देख लिया नीड ऑफ पीपीपी। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इश्यूज विद द पीपीपी मॉडल। सबसे पहला है डिले इन लैंड एक्विजिशन। देखो सपोज कोई प्राइवेट पार्टनर को नेशनल हाईवे का काम दिया गया कि तुम नेशनल हाईवे का काम दे। अब उस केस में क्या हो रहा है, अगर डिले हो रहा है लैंड क्लियरेंस में, अगर प्राइवेट पार्टनर को लैंड क्लियरेंस मिलने में टाइम लग रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में टाइम लग रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, डिले इन लैंड एक्विजिशन। जबकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो उस हिसाब से तो लैंड क्लियरेंस जल्दी मिलना चाहिए, उस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जल्दी देना चाहिए, लोन अप्रूवल जल्दी मिलना चाहिए, देयर शुड बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्हेन द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। लेकिन बहुत बार ऐसा नोटिस किया गया है कि लैंड क्लियरेंस मिलने में, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके वजह से क्या होता है, प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली इंप्लीमेंट नहीं होता है, टाइमली कंप्लीट नहीं होता है। तो ये एक इशू है। और क्या इशू है, द एनपीए इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैव इंक्रीज्ड। देखो जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि देखो सबसे मेजर रीज़न तो ये है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बड़े पैमाने पर डेवलप कर रहे हो तो उसको, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑन एन एवरेज इट टेक्स अराउंड 15 to 30 years फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब प्राइवेट पार्टनर के पास, प्राइवेट पार्टनर सपोज कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट पार्टनर लोन लिया हुआ है, सपोज नेशनल हाईवे बनाना है, तो प्राइवेट पार्टनर ने लोन लिया बैंक से कि ठीक है हम लोन लेके जो है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, मतलब कि प्राइवेट पार्टनर को रेवेन्यू जनरेट करने में टाइम लग रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है तो प्राइवेट पार्टनर को रेवेन्यू जनरेट करने में टाइम लग रहा है। जब रेवेन्यू जनरेट करने में टाइम लग रहा है तो ये प्राइवेट पार्टनर बैंक का लोन कैसे टाइमली रिपे करेगी, इस वजह से एनपीए जो है वो बढ़ जा रहा है। और क्या रीज़न है एनपीए बढ़ने का, देखो इन केस ऑफ इंडिया देयर इज नो क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर पीपीपी।
ठीक है। तो कोई यूनिफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है पीपीपी के लिए। सपोज अगर कोई भी पीपीपी प्रोजेक्ट अगर डिस्प्यूट में चला जाए, ठीक है, डिस्प्यूट में चला जाए, तो उसके वजह से क्या होता है ना, वो प्रोजेक्ट अगर डिस्प्यूट में है मतलब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में फिर टाइम लग रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है मतलब फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है प्राइवेट पार्टनर, फिर से जो है लोन रीपे नहीं कर पाएगी। सपोज प्राइवेट पार्टनर को लैंड क्लियरेंस मिलने में टाइम लग रहा है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में टाइम लग रहा है, इस वजह से भी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पा रही है। तो ये सब रीजंस की वजह से प्राइवेट पार्टनर जो है बैंक को लोन रीपे टाइमली नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है, लैंड क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा है उसको गवर्नमेंट द्वारा। फिर उसके बाद जो पीपीपी प्रोजेक्ट है सपोज अगर वो डिस्प्यूट में चले गया तो उसको रिजॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट इट टेक्स ऑन एन एवरेज 3 to 10 years टू रिजॉल्व दी पीपीपी डिस्प्यूट। तो जब इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है इन दी कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये प्राइवेट पार्टनर कैसे रेवेन्यू जनरेट करके जो है बैंक का लोन टाइमली रीपे करेगी? इसीलिए तो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट पार्टनर टाइमली लोन रीपे नहीं कर पा रही है बैंक को ड्यू टू वेरियस इश्यूज जो मैंने अभी आपको बताए। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फोकस मोर ऑन फाइनेंशियल रिटर्न्स देन प्रोवाइडिंग सर्विस। तो आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं फाइनेंशियल रिटर्न्स पे rather than improving the quality of service delivery. नो बैलेंस ऑफ रिस्क शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। ऐसा बहुत बार नोटिस किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क जो है इन केस ऑफ पीपीपी मॉडल वो प्राइवेट सेक्टर उठाती है। तो कोई बैलेंस नहीं है बिटवीन रिस्क शेयरिंग between the government and the private sector. No quick dispute resolution mechanism for PPP. Trust deficit between the government and the partner. तो ये है बहुत सारे issues related to PPP model. अब हम लोग देखते हैं कि केलकर कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए पीपीपी मॉडल के लिए। केलकर सबमिटेड रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन रीविजिटिंग एंड रीविटलाइजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल टू फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इन नवंबर 2015। तो क्या क्या रिकमेंडेशन दिए? टू अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है। इट पनिशेस इवन जेन्युइन एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट ब्यूरोक्रेट्स फॉर डिसीजंस टेकन विद बोनाफाइड इंटेंशन। देखो, एक होता है बोनाफाइड इंटेंशन और एक होता है मेलाफाइड इंटेंशन। बोनाफाइड इंटेंशन मतलब होता है विथ गुड इंटेंशन और मेलाफाइड इंटेंशन मतलब कि विथ बैड इंटेंशन। सपोज कोई ब्यूरोक्रेट ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया विद बोनाफाइड इंटेंशन, मतलब ये सोच के कि वो जो प्रोजेक्ट है उससे लोगों का भला होगा, इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो ये सब सोच के वो ब्यूरोक्रेट ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया, मतलब विद बोनाफाइड इंटेंशन ब्यूरोक्रेट ने प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस दे दिया। अगर वो प्रोजेक्ट में कल को जाके कोई इश्यू हुआ तो उसके वजह से आप ब्यूरोक्रेट को मत पनिश करो। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छे इंटेंशन के साथ, वो तो विद बोनाफाइड इंटेंशन प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया था। तो उस केस में आप ब्यूरोक्रेट को मत पनिश करो अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एज पर केलकर कमेटी रिकमेंडेशन, ठीक है। तो जब ब्यूरोक्रेट ने विद मेलाफाइड इंटेंशन अगर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया, मेलाफाइड इंटेंशन मतलब बैड इंटेंशन, सपोज अगर ब्राइब एक्सेप्ट करके अगर ब्यूरोक्रेट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे रहा है तो वो मेलाफाइड इंटेंशन है, उस केस में आप पनिश करो ब्यूरोक्रेट को अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। लेकिन जब वो ब्यूरोक्रेट प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस दे रहा है विद गुड इंटेंशंस, विद बोनाफाइड इंटेंशन कि लोगों का भला होगा ये प्रोजेक्ट के द्वारा, तो उस केस में आप ब्यूरोक्रेट को मत पनिश करो अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखो, it punishes even genuine errors in decision making. There is a need to protect bureaucrats for decisions taken with bona fide intention. तो ज़रूरत है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने की जिन्होंने डिसीजन लिया विद बोनाफाइड इंटेंशन, विद गुड इंटेंशन। क्रिएट इंडिपेंडेंट सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर। तो हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटर रखो। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अलग रखो, पावर सेक्टर के लिए अलग रखो, ठीक है। इनइक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिस्क इन द पीपीपी शुड बी रिड्यूस्ड, मतलब प्राइवेट पार्टनर और गवर्नमेंट के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्क होना चाहिए। वन साइज फिट्स अप्रोच शुड बी अवॉइडेड। अ क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, हम लोगों ने इशू में देखा कि इन केस ऑफ इंडिया देयर इज नो यूनिफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट, सो देयर इज अ नीड फॉर यूनिफाइड और क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। Frame national PPP policy backed by the parliament. PPP should focus more on service delivery than fiscal savings. तो ये सब रिकमेंडेशन केलकर कमेटी ने दिए। और क्या रिकमेंडेशन दिया? With regards to airport, it said that the government should encourage PPP model in greenfield as well as ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो एयरपोर्ट के केस में जो है पीपीपी मॉडल को गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए इन ग्रीनफील्ड एज वेल एज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, उसमें भी गवर्नमेंट को पीपीपी मॉडल encourage करना चाहिए in case of airports. The committee urged all parties concerned to foster trust between the public and the private sector partners to make the PPP model a success. There should be national PPP policy or law
Establishment of Infrastructure PPP Project Review Committee and Infrastructure PPP Adjudicatory Tribunal। तो ये सब रिकमेंडेशन जो है केलकर कमेटी ने दिया। क्या क्या रिकमेंडेशन दिए? सबसे पहला तो आप ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को मत पनिश करो हु हैज गिवन द प्रोजेक्ट क्लियरेंस विद बोनाफाइड इंटेंशन, विद गुड इंटेंशन। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को आप मत पनिश करो अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। आप जो है हर सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटर बनाओ। उसके बाद क्या बोला कि दोनों प्राइवेट पार्टनर और गवर्नमेंट के बीच में इक्वल रिस्क शेयरिंग होना चाहिए। अ क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए इन केस ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट इन इंडिया। एक नेशनल पीपीपी पॉलिसी की जरूरत है इंडिया में। जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो प्रॉफिट में नहीं बल्कि सर्विस डिलीवरी में करने की ज़रूरत है। और क्या रिकमेंडेशन ने दिया कि एयरपोर्ट के केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा पीपीपी मॉडल को इनकरेज करो। ग्रीनफील्ड में भी, मतलब जो एकदम नया प्रोजेक्ट है उसमें भी, और ब्राउनफील्ड में भी, मतलब एग्जिस्टिंग में भी। सपोज एयरपोर्ट को अगर रीइनोवेट करना है वो ब्राउनफील्ड में आएगा, तो उस केस में भी आप पीपीपी को इनकरेज करो, पीपीपी मॉडल को इनकरेज करो। द कमिटी अर्ज ऑल दी पार्टीज टू फॉस्टर ट्रस्ट। तो दोनों के बीच में जो है ट्रस्ट होना चाहिए, प्राइवेट पार्टनर और गवर्नमेंट के बीच में। एक नेशनल पीपीपी पॉलिसी की जरूरत है एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी प्रोजेक्ट रिव्यू कमिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी एडजुडिकेटरी ट्रिब्यूनल। तो ये रिकमेंडेशन हम लोगों ने देखा केलकर कमेटी के। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीपीपी मॉडल इन इंडिया। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं ईपीसी। ईपीसी स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। देखो इसमें क्या होता है ना, सपोज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक रोड बनाना है, सो अंडर ईपीसी गवर्नमेंट विल कॉल फॉर बिडिंग। सो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है दे विल बिड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, और जो भी लोएस्ट बिड करेगा गवर्नमेंट उसको रोड का काम दे देगी। क्या काम देगी? सिर्फ डिजाइन और बिल्ड का काम। सो ईपीसी इज बेस्ड ऑन डीबी फ्रेमवर्क। मतलब कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को क्या काम दिया है? सिर्फ इतना बोला है कि तुम रोड का डिजाइनिंग देख दो और रोड का कंस्ट्रक्शन, बस। फंड कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। मेंटेनेंस, ऑपरेशन, टोल टैक्स कलेक्ट करना, सब चीज़ गवर्नमेंट देखेगी। तो प्राइवेट पार्टनर को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है? सिर्फ रोड को डिजाइन करना है, रोड को बिल्ड करना है, रोड को बनाना है, रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, बस इतना ही काम है प्राइवेट पार्टनर का। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, प्राइवेट पार्टनर इज सपोज टू ट्रांसफर द फैसिलिटी बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ईपीसी मॉडल। तो देखो, दिस इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। द कॉस्ट इज एंटायरली बोर्न बाय द गवर्नमेंट इन दिस सिनेरियो। पूरा जो फंड है प्रोजेक्ट के लिए वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अंडर ईपीसी मॉडल। द गवर्नमेंट इज सीकिंग प्राइवेट सेक्टर ऑफर्स फॉर इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज। द गवर्नमेंट पेज फॉर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इज मिनिमल तो है ही, उसको क्या करना है? उसको रोड का कंस्ट्रक्शन का काम देखना है बस। एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंजीनियरिंग स्किल्स। वन ऑफ द मॉडल्स फ्लॉज इज दैट इट प्लेसेस अ लार्ज फाइनेंशियल लोड ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। पूरा जो फाइनेंस है, पूरा जो फंडिंग है प्रोजेक्ट का, वो गवर्नमेंट कर रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। द मॉडल हैज़ बीन फाउंड अनफिजिबल फॉर द कंट्री, पर्टिकुलरली फॉर वन साइडेड फाइनेंशियल रिस्क शेयरिंग फीचर। तो ये हम लोगों ने देखा ईपीसी मॉडल। नेक्स्ट हाइब्रिड, नहीं, इसके बाद हम लोग देखते हैं बीओटी, बिल्ड ओन और ट्रांसफर। उसके बाद देखेंगे हाइब्रिड मॉडल। तो देखो, बिल्ड ओन ट्रांसफर में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट पार्टनर जो है वो, सपोज गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट हुआ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ सपोज 25 ईयर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अब इसमें प्राइवेट पार्टनर के पास क्या काम है कि वो रोड को डिजाइन करेगी, रोड को बिल्ड करेगी। ओनरशिप भी किसके पास रहेगा? प्राइवेट पार्टनर के पास ही रहेगा। बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल के बाद प्राइवेट पार्टनर को ओनरशिप को ट्रांसफर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब एग्रीमेंट में जो टेन्योर मेंशन रहेगा कि 25 साल तक जो है प्राइवेट पार्टनर उसको ऑपरेट करेगी। सपोज रोड के केस में, ठीक है, तो रोड को बिल्ड कौन कर रही है? प्राइवेट पार्टनर बिल्ड कर रही है। ओनरशिप भी प्राइवेट पार्टनर के पास है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास 25 साल टाइम है, वो उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी, उससे टोल टैक्स कलेक्ट करेगी, उसका मेंटेनेंस, ऑपरेशन सब प्राइवेट सेक्टर देख रही है। बट कितने टाइम तक? 25 साल तक। 25 साल तक प्राइवेट सेक्टर के पास वो ओनरशिप रहेगा रोड का। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स, प्राइवेट सेक्टर इज सपोज टू ट्रांसफर द ओनरशिप बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बीओटी में क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर ही फंड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, पूरा फंड जो है प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रही है, बिल्ड कर रही है। सपोज रोड के केस में पूरा फंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रही है, फिर बिल्ड कर रही है, फिर ओनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर के पास है, ठीक है। रोड का मेंटेनेंस, ऑपरेशन, टोल टैक्स कलेक्ट कर रही है, सब काम जो है प्राइवेट सेक्टर देख रही है। कब तक? 25 साल तक। 25 साल के बाद जो है ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होगा।
तो देखो इस केस में जब हम ईपीसी की बात कर रहे थे तो पूरा फाइनेंशियल लोड किसके ऊपर था, गवर्नमेंट के ऊपर था। लेकिन बिल्ड ओन ट्रांसफर के केस में पूरा जो फाइनेंशियल लोड है वो किसके ऊपर है, प्राइवेट पार्टनर के ऊपर है। इट इज़ अ कन्वेंशनल पीपीपी मॉडल इन विच द प्राइवेट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन, तो डिजाइन का काम भी प्राइवेट पार्टनर देखेगी, बिल्ड कंस्ट्रक्शन का काम प्राइवेट पार्टनर देख रही है, एंड ऑपरेट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड। तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड कितना लिया था, 25 ईयर्स, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड जो भी मेंशन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, उस हिसाब से जो है ओनरशिप तब तक ही प्राइवेट पार्टनर के पास रहेगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड फिर जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, एंड ट्रांसफर बैक द फैसिलिटी टू द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर टू ब्रिंग दी फाइनेंस। तो फंड कौन प्रोवाइड कर रहा है, फंडिंग, डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेशन, सब चीज जो है प्राइवेट सेक्टर कर रही है फॉर अ टेन्योर ऑफ 25 ईयर्स। आफ्टर दैट transfer the ownership back to the government of India. The public sector will allow private sector partner to collect revenue from the users. 25 साल तक revenue generate कर रही है, टोल टैक्स कलेक्ट कर रही है, सब कर रही है। The national highway projects contracted out by National Highway Authority of India under PPP mode is a major example of BOT model. तो बहुत सारे जो नेशनल हाईवे है वो ये BOT मॉडल के अनुसार ही जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। बेनिफिट क्या है बीओटी मॉडल का, रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब बीओटी के केस में पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आ गई है। प्राइवेट सेक्टर अनएबल टू गेट लोन्स ड्यू टू हाई एनपीए। अब जब पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा फंडिंग जो है प्राइवेट सेक्टर को करना है तो वो क्या करती है, लोन लेने की कोशिश करेगी बैंक से। अब बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होता प्रोवाइड नहीं करना चाहती, क्यों, क्योंकि एनपीए इतना ज़्यादा बढ़ गया। जब एनपीए बढ़ जाएगा बैंक का, अगर बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज बैंक ने इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड किया और एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब लोन का पैसा जो है वापस नहीं आ रहा है, तो क्या नेक्स्ट ईयर बैंक उतना ही लोन प्रोवाइड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितना इस साल प्रोवाइड, नहीं, वो कम कर देगी। क्यों, क्योंकि एनपीए बढ़ गया ना बैंक का। बैंक ने नोटिस किया कि जब भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ से लोन का पैसा वापस नहीं आ रहा है, एनपीए में चला जा रहा है लोन अकाउंट। तो उस हिसाब से बैंक जब नेक्स्ट ईयर लोन देगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उतना लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइवेट सेक्टर विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम द बैंक। तो ये भी एक इशू है बीओटी मॉडल में, पूरा जो बर्डन है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आ जाता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को लोन भी नहीं मिलता है बैंक से, ठीक है। तो देखो ईपीसी में हम लोगों ने देखा पूरा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर, बीओटी में पूरा बर्डन जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। इसीलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक नया मॉडल आया जिसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। सो इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ईपीसी एंड बीओटी मॉडल। तो दोनों के फीचर्स है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में। इसमें क्या होता है ना, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सपोज 100 करोड़ लग रहा है, अगर सपोज नेशनल हाईवे डेवलप करना है उसके लिए अगर 100 करोड़ लग रहा है तो इसका जो 40% कॉस्ट है, इसका जो 40% कॉस्ट है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी इन दी फर्स्ट 5 ईयर्स थ्रू एनुअल पेमेंट्स, जिसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन दी फर्स्ट 5 ईयर्स। फर्स्ट 5 ईयर्स में कितना पे करेगी गवर्नमेंट, 40% पे करेगी ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनुअल पेमेंट। एनुअली जो है 40% पे करेगी 5 साल, पहले 5 साल तक के लिए। तो रिमेनिंग जो 60% है वो कहाँ से आएगा, रिमेनिंग 60% प्राइवेट सेक्टर अपने पास से लाएगी। एज द गवर्नमेंट पेज ओनली 40% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज, द डेवलपर अरेंजेस मनी फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। बाकी का 60% जो है वो प्राइवेट पार्टनर अपने पास से देगी। तो देखो the developer usually invest not more than 20 to 25% of the project। तो प्राइवेट पार्टनर जो है कितना इन्वेस्ट करेगी अपने पॉकेट से, तो वो 20 से 25% से ऊपर नहीं देगी। बाकी का जो वो पैसा है 20 से 25%, देखो 60% का 20 से 25% तक प्राइवेट पार्टनर जो है वो अपने पॉकेट से निकालेगी, जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो लोन में लेगी, ठीक है, लोन में लेके जो है पैसा अरेंज करेगी। देयर इज नो टोल राइट फॉर दी डेवलपर। अब प्राइवेट पार्टनर के पास इसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में ये राइट नहीं है कि वो टोल कलेक्ट करे। इससे पहले आप लोगों ने देखा, इससे पहले जो हम लोग बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर देखे उसमें प्राइवेट पार्टनर के पास राइट था कि वो टोल कलेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में उसके पास राइट नहीं है कि वो टोल कलेक्ट करे। ये राइट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। दैट मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। Under hybrid annuity model, revenue collection would be the responsibility of National Highway Authority of India. तो hybrid annuity model क्या है? It is basically a mixture of EPC model and BOT model. दोनों के features होंगे। The project cost, 40% of the project cost will be contributed by the government in the initial first 5 years. उसके बाद remaining 60% will be contributed by the प्राइवेट सेक्टर, जिसमें 20 to 25% अपने पॉकेट से देगी और बाकी का जो है वो
लोन के तौर पे लेके आएगी। देयर इज नो टोल राइट, तो प्राइवेट पार्टनर जो है टोल कलेक्ट नहीं कर सकती है अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। किसके पास है ये अथॉरिटी? गवर्नमेंट के पास है, दैट मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। देखो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है? इन दिस मॉडल द गवर्नमेंट गिव्स कंसेशन टू अ प्राइवेट एंटिटी टू बिल्ड अ फैसिलिटी। तो प्राइवेट पार्टनर क्या करेगा? बिल्ड करेगा, उसको ऑपरेट भी करेगा, ठीक है, ऑपरेट भी करेगा। और जब वो ऑपरेट कर रहा है तो वो जो प्रोजेक्ट है उसको लीज पे दे देगा गवर्नमेंट को। देखो प्राइवेट पार्टनर का क्या काम है? प्राइवेट पार्टनर का काम है, सपोज कोई प्रोजेक्ट है तो प्राइवेट पार्टनर क्या करेगा? वो प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, फिर उसको ऑपरेट भी प्राइवेट पार्टनर करेगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है जब उसको ऑपरेट कर रहा है प्राइवेट पार्टनर तो उसको लीज पे दे देगा गवर्नमेंट को। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो है वो ट्रांसफर कर देगा ओनरशिप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक प्रोजेक्ट जो है ऑपरेट कर रहा है तब तक वो गवर्नमेंट को लीज पे दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब वो जो है ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट को। देखो क्या होता है इसमें, इन दिस मॉडल द गवर्नमेंट गिव्स कंसेशन टू अ प्राइवेट एंटिटी टू बिल्ड अ फैसिलिटी। तो बिल्ड का काम प्राइवेट सेक्टर, तो बिल्ड का काम प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद डिजाइन इट एज वेल, ओन दी फैसिलिटी, तो ओनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर के पास है, लीज दी फैसिलिटी प्रोजेक्ट टू दी पब्लिक सेक्टर, तो लीज पे दे देता है गवर्नमेंट को, लीज पे दे देता है। इन रिटर्न द गवर्नमेंट विल पे लीज चार्जेस, तो गवर्नमेंट जो है लीज चार्जेस पे करेगी प्राइवेट पार्टनर को, गवर्नमेंट लीज चार्जेस पे करेगी प्राइवेट पार्टनर को। प्राइवेट पार्टनर जो है लीज पे दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो है लीज चार्जेस पे कर रही है प्राइवेट पार्टनर को फॉर ए स्पेसिफिक लीज पीरियड। देन ऑन द कंप्लीशन, अब जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब तक प्रोजेक्ट ऑपरेशन स्टेज में था तब तक तो गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनर को लीज दे रही थी। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद द प्रोजेक्ट इज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक गवर्नमेंट लीज में ली है प्राइवेट पार्टनर से और लीज चार्जेस जो है पे कर रही है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्राइवेट सेक्टर इज सपोज टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये होता है बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफर। उसके बाद क्या है लास्ट, लीज डेवलप ऑपरेट। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो है ये मॉडल बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ एयरपोर्ट। तो जो सपोज एयरपोर्ट में कुछ रीइनोवेशन करना है, मतलब कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ये मॉडल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सपोज कुछ रीइनोवेशन करना है अगर एयरपोर्ट में, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या की, ओनरशिप तो एयरपोर्ट का गवर्नमेंट के पास ही है। मतलब कि कुछ अगर रीइनोवेशन करना है तो गवर्नमेंट ये काम प्राइवेट सेक्टर को दे देती है कि तुम रीइनोवेट करो, ठीक है। तो पब्लिक रिसीव्स लीज, तो यहाँ पे लीज किसको मिल रहा है? यहाँ पे लीज गवर्नमेंट को मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो है सपोज एयरपोर्ट को रीइनोवेट कर रही है, कोई प्राइवेट पार्टी है वो एयरपोर्ट को रीइनोवेट कर रही है, मतलब कि प्राइवेट पार्टी जो है लीज पे ली है, एयरपोर्ट को लीज पे ली है, वो जो है उसको रीइनोवेट कर रही है। अब ये प्राइवेट पार्टी जो है लीज चार्जेस किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को पे करेगी, ठीक है। प्राइवेट पार्टी को गवर्नमेंट ने काम दिया कि आप एयरपोर्ट को रीइनोवेट करो, प्राइवेट पार्टी रीइनोवेट कर रही है, ठीक है। ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही है, वो सिर्फ लीज पे ली है। प्राइवेट पार्टी को लीज में मिला है एयरपोर्ट रीइनोवेशन के लिए, अगर तो वो लीज पे ली है, वो गवर्नमेंट को क्या कर रही है? लीज चार्जेस पे कर रही है। ओनरशिप जो है गवर्नमेंट के पास ही है। इट अलाउज ईदर द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू रिटेन दी ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही है, एयरपोर्ट का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही है, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दिया है ताकि वो थोड़ा बहुत रीइनोवेशन कर सके। क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दैट इज डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड रिसीव्स पेमेंट इन टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट विद द प्राइवेट प्रमोटर। इट इज मोस्टली फॉलोड इन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटीज। तो ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में, ब्राउनफील्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा ये मॉडल यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ एयरपोर्ट। लीज डेवलप एंड ऑपरेट, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही ओनरशिप रहेगा। So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care and bye bye.